कर्नाटक विधानसभा, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक विधान परिषद, माननीय नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक विधानसभा और माननीय मंत्रीगण एवं कर्नाटक विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, एल्लारिगू नमस्कार। मैं राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी को संबोधित करने का अवसर मिला है। मेरी सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, कमजोर वर्गों एवं वंचितों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास के पथ पर अग्रसर है। मेरी सरकार समावेशी विकास के मॉडल पर कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि अमृत काल के अगले 25 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए प्रगति और विकास के मार्ग को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेगी। हम सभी जानते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरी सरकार ने किसान और उसके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री रेता विद्या निधि योजना को विस्तारित कर इस योजना में मछुआरों, बुनकरों, खेतीहर मजदूरों, टैक्सी ड्राइवरों आदि को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10.79 लाख छात्रों को सीधे नगद हस्तांतरण के माध्यम से अब तक कुल 484 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। रेता शक्ति योजना के अंतर्गत कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 250 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ के लिए डीजल सब्सिडी दी जाती है। इस योजना अंतर्गत 400 करोड़ रुपए से के अनुदान का प्रावधान है, जिसमें से सीधे नगद हस्तांतरण के माध्यम से 53.22 लाख किसानों को 386.98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कृषि संजीवनी योजना के अंतर्गत कीटों, बीमारियों, खरपतवारों के प्रकोप और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के पर्याप्त प्रबंधन के लिए 160 मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोले गए हैं एवं वर्ष 2022-23 में 64 मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोले गए हैं। मेरी सरकार ने 750 अमृत किसानों, मछुआरों एवं बुनकरों के उत्पादक संगठनों की घोषणा की है और अब तक 364 अमृत किसानों, मछुआरों एवं बुनकरों के उत्पादक संगठनों का पंजीयन किया जा चुका है और अभी तक 24.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में रायचूर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बेल्लारी जिले के हगरी में एक नया कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। बागवानी विभाग द्वारा इस वर्ष 50,335 किसानों के भूखंडों में लगभग 27,910 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों का विस्तार किया गया है। किसानों को बागवानी फसल के 60 लाख पौधों का वितरण किया गया है तथा वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि के लिए 484 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक में राज्य अग्रणी, राज्य में 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूत की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में 1.38 लाख से अधिक परिवार काम कर रहे हैं, जो साल भर में 11,191 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं, जिससे लगभग 14.91 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र के 47,682 लाभार्थियों को
104.19 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। कर्नाटक देश का पहला और एकमात्र राज्य है जहां कॉकून मार्केट में पारदर्शिता एवं स्पर्धात्मक दर के लिए ई ऑक्शन, ई वेट और ई पेमेंट सिस्टम के साथ कैशलेस और डिजिटल लेन देन प्रारंभ किया गया है। राज्य में गोवंश संपदा की रक्षा के लिए गोहत्या निषेध अधिनियम लागू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कमजोर, बीमार, अनाथ और ऐसे पशु जिनका कृषक पालन नहीं कर सकते हैं, उनके संरक्षण के लिए 100 सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। शासकीय एवं निजी गौशालाओं में पशुओं के संरक्षण के लिए राज्य में पुण्य कोटि दत्तू योजना लागू की गई है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को तैयार एवं लागू करने वाला कर्नाटक राज्य देश का पहला राज्य है। इस योजना में राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा स्वप्रेरणा से उनके वेतन से 26.97 करोड़ रुपए योगदान के लिए मेरी सरकार उनकी सराहना और प्रशंसा करती है। मेरी सरकार ने राज्य में लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम के लिए 1 करोड़ से अधिक जानवरों का टीकाकरण किया गया है। बछड़ों, बैल और मवेशियों की मृत्यु से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पशुपालकों को 37 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान वर्ष में भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य को श्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में मान्यता दी है। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 2758.70 लाख रुपए की सहायता राशि देकर राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक कृषि फसल ऋण योजना अंतर्गत 20.19 लाख किसानों को 0% ब्याज दर पर 15,066 करोड़ रुपए का अल्पावधि फसल ऋण दिया गया है। 29,638 स्वयं सहायता समूहों को दिसंबर माह के अंत तक 1215 करोड़ रुपए का ऋण 0% ब्याज पर दिया गया है। यशस्विनी योजना के अंतर्गत 17 जनवरी 2023 तक 32.6 लाख सदस्यों का नामांकन किया गया है, जिन्हें जनवरी 23 से इलाज की सुविधा दी जा रही है। केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य की 6040 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक पीएससी को 3.99 लाख रुपए की लागत से कुल 193 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। याडगी कृषि उपज विपणन समिति में सूखी मिर्च उपज के लिए 4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक आधुनिक गुणवत्ता विश्लेषण इकाई स्थापित की जा रही है। मेरी सरकार ने वर्तमान वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 6,038.98 करोड़ रुपए की लागत से 27.85 लाख परिवारों को 50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 33.54 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस योजना अंतर्गत राज्य में 61.34% घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 30,308 करोड़ रुपए की लागत से 101 बहुग्राम पेयजल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 22 के अंत तक 590.92 करोड़ रुपए की लागत से 1,119.08 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास का कार्य किया गया है। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत 5,216 ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन इकाइयां कार्यरत है। ग्राम स्वच्छता नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होना हमारे लिए
गर्व की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत 3 से 6 आयु वर्ग के प्री प्राइमरी कक्षा के छात्रों की भलाई और सीखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के सभी स्कूलों में कोविड-19 के दौरान शिक्षा में उत्पन्न गैप की पूर्ति के लिए एवं गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए कलिका क्षेत्री के कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनईपी को ध्यान में रखकर किया गया है। शासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 9,556 अतिरिक्त कक्षों एवं शौचालय के लिए निर्माण हेतु 1,923.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 46 लाख विद्यार्थियों को 46 दिनों के लिए 132.42 करोड़ रुपए की लागत से सप्ताह में 2 दिन अंडा या केला चिक्की प्रदान की जाती है और कक्षा 1 से 10 के छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के छात्रों को मध्याह्न भोजन के साथ साथ दूध भी दिया जाता है। विद्या विकास योजना के अंतर्गत 61 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जूता, मोजा तथा 46 लाख विद्यार्थियों को गणवेश प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के चामराजनगर, कोडगू, बीदर, हावेरी, कोप्पल, बागलकोट और हासन जिलों में 7 नए संबद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की कार्रवाई की गई है। राज्य के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी मॉडल के आधार पर कर्नाटक प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक और प्रशासनिक गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। मेरी सरकार समाज में वंचित समुदाय के उत्थान के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय शिक्षा और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदोन्नति में आरक्षण, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3% से बढ़ाकर 7% किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए SCP-THP के अंतर्गत 29,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अमृत ज्योति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों को 75 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। आवास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली सहायता राशि को 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। 100 अम्बेडकर छात्रावासों का निर्माण शुरू किया गया है। प्रबुद्ध योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 133 छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निगमों में स्वरोजगार एवं अन्य कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 25% आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए भू अववेतना योजना की इकाई लागत 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए और 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत ओबव्वा आत्मरक्षा कला प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर लगभग 1,06,314 छात्राओं को आत्मरक्षा कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेश की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2022-23 में
पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में स्वीकृत सीट संख्या में 25% की वृद्धि की गई है, जिससे कुल 30,000 की सीट वृद्धि हुई है। छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु रुपए 150 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है, जिसमें से 101.68 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने में व्यय किया गया है और 50 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2022-23 में कुल 250 करोड़ रुपए की लागत से 100 क्षमता वाले 50 कनकदास छात्रावास भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सौहार्द विद्यार्थी निलय नवीन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों और अन्य श्रेणियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने हेतु बेलगांव, हुबली, धारवाड़, कलबुर्गी, मैंगलोर और मैसूर क्षेत्र में 1000 क्षमता वाले बहुमंजिला छात्रावास परिसरों के निर्माण की कार्रवाई की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बेलगावी जिले में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य में 29 स्थानों पर सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालय शुरू किए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन केंद्र शुरू किया गया है। जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई समुदाय के मंदिरों, चर्चों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, नवीनीकरण, सामुदायिक भवन एवं अनाथालय और वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए 186 संगठनों को 26 करोड़ की राशि दी गई है। वक्फ संपत्तियों के ड्रोन सर्वे के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग और कर्नाटक उर्दू अकादमी के कार्यालयों के लिए केएमडीसी भवन का निर्माण 17.3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कर्नाटक उर्दू अकादमी द्वारा शास्त्रीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद करने का कार्य किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार कर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। समग्र बाल विकास योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, छात्री माताओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों सहित लगभग 52 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए चलाई जा रही क्षीर भाग्य एवं सृष्टि योजना को विस्तारित कर मध्यम कुपोषित बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अमृत आंगनवाड़ी योजना अंतर्गत चयनित 750 आंगनवाड़ी केंद्रों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 1 लाख रुपए प्रति आंगनवाड़ी के मान से 7.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। 268.98 करोड़ रुपए की वार्षिक लागत से 4,244 नए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय को उनकी सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से कोप्पल जिले में सफलतापूर्वक लागू की गई स्फूर्ति परियोजना को 12.51 करोड़ रुपए की लागत से बागलकोट, विजयपुर, रायचूर, बेलगावी और कलबुर्गी जिलों में 11 तालुकों में भी विस्तारित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जेंडर माइनॉरिटी के बेघरों के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर निवास योजना और देवराज अरसो आवास योजना के अंतर्गत अन्य श्रेणियों के लिए आवास हेतु आवास विभाग द्वारा 3,403 घरों की स्वीकृति दी गई है, ताकि जेंडर माइनॉरिटीज को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। मेरी सरकार जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार लाने का निरंतर प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा
स्थानीय लोगों को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नयन किया गया है। 781.3 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जा रहे 47 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 26 तालुक अस्पताल और एक जिला अस्पताल का उन्नयन किया गया है। स्थानीय स्तर पर हृदय रोगों का उपचार प्रदान करने के लिए 45 तालुक अस्पतालों को 3 जयदेव हृदय रोग केंद्रों के साथ मैप किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में कर्नाटक राज्य अग्रणी है। मई 2022 को गुजरात राज्य में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में कर्नाटक राज्य में संचालित ई मानस योजना को सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में पेश किया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 438 नम्मा क्लिनिक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है और उसमें 271 नम्मा क्लिनिक प्रारंभ किए जा चुके हैं। स्वीकृत 128 स्वास्थ्य केंद्रों में से 53 महिला स्वास्थ्य केंद्र जनसेवा के लिए तैयार है और जल्द ही इनका उद्घाटन किया जाएगा। मेरी सरकार द्वारा चामराजनगर में 400 बिस्तरों की क्षमता वाला एक अस्पताल शुरू किया गया है। कोडगु और कारवार में चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उनके भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय भागीदारी के साथ इस वित्तीय वर्ष में हावेरी, यादगिर, चिकमंगलुर और चिकबल्लापुर में 150 सीटों की क्षमता वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। वाणी विलास अस्पताल बेंगलोर में भ्रूण चिकित्सा और नवजात विज्ञान विभाग एवं मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ट्रामा केयर सेंटर शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जब देश भर में अन्य राज्य कोयले की कमी के कारण बिजली आपूर्ति में भारी रुकावटें से जूझ रहे थे, तब राज्य बिना किसी रुकावट के जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा स्रोतों से कुशलतापूर्वक बिजली की आपूर्ति करने में कामयाब रहा है। वर्ष 2022-23 में विभिन्न बिजली उत्पादन स्रोतों से उत्पन्न 58,588 मिलियन यूनिट और वर्ष 2022-23 में उपलब्ध 4,326.45 मिलियन यूनिट अवशेष को बेचकर 2,500 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। राज्य के लिए आरपीओ लक्ष्य 21% है और उपलब्धि 30.49% है। आहारी प्रमाण पत्रों की बिक्री से 370 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई है। बेलाकू योजना के तहत 124 करोड़ रुपए की लागत से 2.35 लाख अविद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मेरी सरकार ने 2030 तक 500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लक्ष्य के साथ कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022-27 की घोषणा की है। ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य को माननीय राष्ट्रपति से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। कर्नाटक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। राज्य ने वर्ष 2021-22 में 1,63,795 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो देश द्वारा प्राप्त कुल निवेश का 38% है, जिसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। राज्य ने वित्तीय वर्ष में भारत के निर्यात में 25.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जो अब तक का सबसे अधिक है और कर्नाटक शीर्ष 4 निर्यातक राज्यों में से एक है। नवंबर 2022 में बेंगलोर में आयोजित इन्वेस्ट कर्नाटक कैपिटल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान कुल 9,81,781 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए कर्नाटक के वर्कफोर्स की
एक बड़ी संख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक रोजगार नीति 2022-25 की घोषणा की है। इसके अलावा और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए डिफेंस एंड एरोस्पेस पॉलिसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन एक्ट 2022 जैसी पहल की गई है। मेरी सरकार ने कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नवलगुंडा, रानीबेन्नूर और शिग्गावी में टेक्सटाइल पार्क के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा बुनकरों की मदद के लिए बनाई गई केनरा नेकरा सम्मान योजना के तहत हाथकरघा को दी जाने वाली सहायता राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही 1.03 लाख बिजली हथकरघा बुनकरों श्रमिकों को भी यह सहायता दी गई है। किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास आवश्यक है। मेरी सरकार राज्य में प्रभावी विमानन सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। शिमोगा हवाई अड्डे का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। विजयपुर और हासन हवाई अड्डों का काम प्रगति पर है। रायचूर हवाई अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दावणगेरे और कोप्पल हवाई अड्डे की परियोजनाओं को आगामी वर्षों में लिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा के साथ 50-50 लागत साझा करने के आधार पर 9 नई रेलवे लाइन की परियोजनाएं ली जा रही है। मैसूर, बेंगलोर, चेन्नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। राज्य के छोटे बंदरगाहों ने 6 लाख टन से अधिक कार्गो का संचालन किया है। भारत सरकार की सागरमाला योजना से स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्त कर 12 कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 2 प्रमुख बंदरगाहों को लेने के लिए कदम उठाए। उत्तर कन्नड़ जिले के केनी बंदरगाह पर 30 MTPA क्षमता के डीप वाटर ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट और 14 MTA क्षमता के पविनाकुरे बंदरगाह के विकास के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। राज्य की राजधानी बेंगलोर की विश्व स्तर पर पहचान है। इसके लिए मेरी सरकार बेंगलुरु शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर जोर देने के साथ लगातार कई उपाय कर रही है। सरकार ने बेंगलुरु शहर भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जैसे सड़कें, वर्षा जल नालियां, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं का कार्य इस अनुदान राशि से किए जा रहे हैं और कार्य प्रगति पर है। BBMP के तहत ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए बेंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना में मैसूर रोड से कंगेरी तक 7.53 किलोमीटर और यल चैनल हल्ली से सिल्क संस्थान तक 6.12 किलोमीटर सहित 13.65 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बेयन हल्ली से व्हाइट फील्ड तक 15.81 किलोमीटर लंबा मार्ग मार्च 2023 तक आवागमन हेतु चालू कर दिया जाएगा। आउटर रिंग रोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो का काम प्रगति पर है। स्लम एरिया और SC/ST कॉलोनियों में रहने वाले 1.03 लाख परिवारों को 10,000 लीटर मुफ्त पानी दिया जा रहा है। अर्कावती लेआउट, डॉक्टर शिवराम कारंत बढ़ावने, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा लेआउट और अन्य आवासीय परियोजनाओं को BDA क्रियान्वित कर रहा है। तुमकुर रोड से बेल्लारी रोड और ओल्ड मद्रास रोड से होसूर रोड तक 100 मीटर चौड़ी 8 लेन पेरीफेरल रिंग रोड बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बेंगलुरु उप शहरी रेल परियोजना प्रगति पर है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को सुविधा होगी। बेंगलुरु महानगर की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न संगठनों को एक साथ लाने के उद्देश्य से
बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन भूमि परिवहन प्राधिकरण अधिनियम को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी उत्थान 4 को 3,885 करोड़ रुपए की लागत से 302 नगरों में क्रियान्वित किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं के रूप में अमृत 2 एवं SBM 2 को क्रियान्वित किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग सभी शहरी स्थानीय निकायों में मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किया जा रहा है। मेरी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्यक्ष वेतन प्रणाली के तहत कार्यरत 11,333 निकाय कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। मेरी सरकार ने श्रमिकों के लिए कई कार्य योजनाएं लागू की है। चालू वर्ष में 5,11,687 कर्मचारी कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में बोर्ड के लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत है। इस बोर्ड की ओर से श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से 129 करोड़ रुपए की लागत से 100 हाईटेक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 26,25,335 लाभार्थियों को 1,718.62 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। BMTC ने वनिता संगाति योजना के अंतर्गत 903 लाभार्थियों को रियायती दर पर बस पास वितरित किया है और BMTC को 3.79 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मेरी सरकार ने हुबली और दावणगेरे में श्रमिक राज्य बीमा योजना अस्पतालों की क्षमता को 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और राज्य के 19 नए क्षेत्रों में नए श्रमिक राज्य बीमा क्लिनिक शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। मेरी सरकार लोगों को हुनरमंद और स्वावलंबी बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दे रही है। मुख्यमंत्री कौशल कर्नाटक योजना के तहत चालू वर्ष में 56,131 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 24,597 उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर मिले हैं। अमृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 75,000 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। अब तक 67,508 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों में BPL परिवारों के कुल 12,110 युवक युवतियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया गया है तथा 2,221 प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वरोजगार अपनाने की सुविधा प्रदान की गई है। कर्नाटक कौशल विकास निगम ने इच्छुक नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों को एक मंच के तहत लाने के लिए स्किल कनेक्ट पोर्टल बनाया है, जहां 50 से अधिक उद्योगों को कवर करते हुए 9,000 से अधिक नौकरी और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हैं। पोर्टल पर कुल 14,557 अभ्यर्थी पंजीकृत है। चालू वर्ष में नवंबर 2022 के अंत तक 68,756 स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना के तहत 68.75 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 38,623 स्ट्रीट वेंडर्स को 38.62 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। महिला अधिकारिता योजना के तहत प्रदेश के 50,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यम शुरू करने के लिए 1-1 लाख रुपए सीड फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ विपणन सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इससे 3.90 लाख महिलाओं को लाभ होगा और यह योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी सरकार ने युवाओं और खेलों पर जोर दिया है। जैन विश्वविद्यालय के सहयोग से बेंगलुरु में प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
2021 का सफल आयोजन किया गया। ग्रामीण और स्थानीय खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। दिनांक 12/1/2023 से 16/1/2023 तक हुबली धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का सफल आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद संयुक्त देयता समूहों का गठन करके युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियां संचालित की गई है। अमृत सामुदायिक विकास योजना के तहत गोद लिए गए गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों से 3.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। अमृत स्पोर्ट्स एडॉप्शन स्कीम के तहत 75 प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करके उन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के हर घर योग के सपने को पूरा करने और कर्नाटक को भारत का पहला योग साक्षर राज्य बनाने के लिए 15 जनवरी 2023 को आयोजित योगाथन में कुल 4,05,255 लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण के मामले में कम सूचकांक वाले तालुकों को विकास के इच्छुक तालुकों के रूप में चिन्हित करके इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2020-21 एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य का स्थान चौथे स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में कर्नाटक विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड के अनुदान को 2 गुना कर 3,000 करोड़ रुपए किया गया है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में कुल 28.81 लाख उद्यम है तथा 7वीं आर्थिक गणना में इनकी संख्या 45.02 लाख है। छठी आर्थिक जनगणना की तुलना में 56.88% अधिक उद्योगों की पहचान की गई है। 11वीं कृषि गणना के तहत प्रदेश भर में छोटे, अति लघु, मध्यम एवं बड़े कृषकों को चिन्हित करने का कार्य 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन हितग्राहियों को हर माह वितरित होने वाले खाद्यान्न के साथ साथ मेरी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर माह अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल भी उपलब्ध कराती है। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक चावल का निःशुल्क वितरण किया गया है। इस उद्देश्य के लिए 866 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 14 जिलों में 1.53 करोड़ हितग्राहियों को पोषण युक्त चावल का वितरण किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत 3.64 लाख किसानों से 7.28 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपार्जित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए अनुमानित 2,077 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। एकत्रित धान, परिवर्तित चावल, बाजरा और सफेद मक्का को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया है। किसी भी सरकार का अंतिम लक्ष्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है। इस पृष्ठभूमि में मेरी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 16,811 पद भरे हैं। पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 10,000 आवासीय आवास बनाने का लक्ष्य है और अनुदान प्राप्त किया गया है। आपराधिक मामलों में प्रभावी और त्वरित जांच की सुविधा के लिए 8 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। वर्तमान में संचालित जेलों क्षमता से अधिक कैदी होने की समस्या के निवारण के लिए 410 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई जेलों का निर्माण किया जा रहा है।
कौशल विकास विभाग के सहयोग से कैदियों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जेल के कैदियों के कौशल का उपयोग कर निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए एक जेल विकास बोर्ड शुरू किया गया है। कर्नाटक राज्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बीमा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। अग्निशमन और बचाव कार्यों के लिए देश का सबसे ऊंचा 90 मीटर एरियल प्लेटफॉर्म लैंडर वाहन 31 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया है। दावणगेरे में नए एसडीआरएफ हवाई इकाई लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार के मौलिक कर्तव्यों में से एक राज्य के लोगों को आवास प्रदान करना है। इसके तहत मेरी सरकार ने अगस्त 2019 से अब तक विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 7,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से 4.93 लाख घरों को पूरा किया है। 11,000 हक पत्र बांटे जा चुके हैं। 1 लाख बहुमंजिला परियोजनाओं के तहत कुल 59.5 हजार बहुमंजिला मकानों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में बाढ़ से 69,000 आवास क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें पिछले वर्ष के क्षतिग्रस्त आवासों को मिलाकर प्रगति के अनुसार डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों को कुल 734 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। सरकार के स्वामित्व वाले झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले 3.36 लाख परिवारों को बहुस्वामित्व हक पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है और अब तक 1.15 लाख परिवारों को हक पत्र दिए जा चुके हैं। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 725 करोड़ रुपए की 5,324 समितियों का आवंटन निपटान किया गया है। परिवहन विभाग का वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 8,000 करोड़ रुपए है तथा जनवरी के अंत तक 7,749.96 करोड़ रुपए की राशि संग्रहित कर ली गई है। मैंगलोर एवं कलबुर्गी में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान एवं 38 करोड़ रुपए की लागत से 6 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए गए हैं। 121.35 करोड़ रुपए लागत के 14 और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य परिवहन विभाग की वाहन एवं रथ सेवा से संबंधित 31 सेवाएं जनता को संपर्क रहित तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में येलो बोर्ड टैक्सी चालकों एवं ऑटो रिक्शा चालकों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्या निधि योजना लागू की गई है। देश के सड़क परिवहन संगठन के इतिहास में पहली बार KSRTC कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा लागू की गई है। बेंगलोर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ना शुरू कर दिया गया है। बिड़दी में एक नए इलेक्ट्रिक बस डिपो का प्रायोगिक संचालन किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रित सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना तैयार की है और इस योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी सरकार अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इस संबंध में हमने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया है। मेरी सरकार आधुनिक तकनीक अपनाकर नागरिकों को अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। कर्नाटक की 90.02% आबादी कुटुंबा योजना से आच्छादित है। कुटुंबा योजना को भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। राज्य के ई फ्रूट सॉफ्टवेयर मॉडल को एग्री स्टेट प्रोग्राम के रूप में देश भर में कंसोर्टियम
तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक ओपन डेटा इनिशिएटिव ने सामाजिक आर्थिक विकास में डेटा शेयरिंग और उपयोग में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता है। कुल 323 परियोजनाओं का कार्यान्वयन डीबीटी मोड से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 139.44 लाख हितग्राहियों को लगभग 6,226.75 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। डेटा सुरक्षा और व्यापार निरंतरता के लिए एक आपदा रिकवरी केंद्र अगस्त में और एक सुरक्षा संचालन केंद्र जुलाई 2022 में स्थापित किया गया। कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का एक अग्रणी राज्य है और मेरी सरकार ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। कर्नाटक अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेष नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में लगातार 3 वर्षों से कर्नाटक को नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल बेंगलोर टेक समिट 2022 का सिल्वर जुबली सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बलात्कार के मामलों और पोक्सो अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए 31 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना स्वीकृत की गई है। मेरी सरकार ने कन्नड़ भाषा, संस्कृति संरक्षण और विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के मौके पर कोटि कंठ गायन कार्यक्रम में विश्व के 51 देशों एवं देश के 28 राज्यों और 21,000 जगहों पर 1.37 करोड़ व्यक्तियों द्वारा एक साथ 6 गाने गाए। राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया। लुप्त प्राय जमीनी समुदायों की अनूठी कलाओं को बचाने और सामने लाने के लिए मूल संस्कृति कन्नड़ संस्कृति के नाम से एक विशाल राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन किया गया था। कर्नाटक लंबानी साहित्य अकादमी शुरू की है। यक्षगान की कला को संरक्षित और विकसित करने के लिए यक्ष रंगायन की स्थापना की गई है। मेरी सरकार द्वारा कर्नाटक की कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को दी जाने वाली सब्सिडी को 125 फिल्मों से बढ़ाकर 200 फिल्मों तक कर दिया गया है। नाददा नवनीता और डॉक्टर पंडित वेंकटेश कुमार पर विभाग द्वारा निर्मित एक वृत्तचित्र फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रजत कमल प्राप्त किया है। राज्य पुरातन विभाग की एक स्मारक गोद लें योजना के तहत राज्य के 28 महत्वपूर्ण स्मारकों के प्रबंधन और विकास के लिए दिशा निर्देश और एक वेबसाइट शुरू की गई है। इंडिया टुडे द्वारा आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 के तीसरे संस्करण में मैसूर दशहरा उत्सव सर्वश्रेष्ठ महोत्सव नंदी बेट्टा को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। होयसला द्वारा निर्मित बेलूर, हुलेबीडू और सोमनाथपुरा के स्मारकों को विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में चुना गया है और इन स्थलों को अंतिम सूची में जोड़ने के लिए एक डोजियर तैयार किया गया है और यूनेस्को समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जनवरी 2023 तक राज्य का राजस्व संग्रह 91% हो गया है। जनवरी 2023 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 के लिए पूंजीगत व्यय 33,951 करोड़ रुपए हैं। पिछले साल यह 26,915 करोड़ रुपए था। मेरी सरकार ने जनवरी 2023 तक बजट अनुमान का 75% खर्च कर दिया है। पिछले कुछ सालों से इसकी तुलना की जाए तो यह सबसे पहले की तुलना में अधिक है। मेरी सरकार को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1475 तांडा, कोल्लरहट्टी,
कुरबरहट्टी और अन्य गैर दस्तावेजी लोगों के आवासीय क्षेत्रों को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है। और हाल ही में कलबुर्गी जिले में आयोजित एक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 52,000 लाभार्थियों को हक पत्र वितरित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मेरी सरकार ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के तहत अनेक उपाय किए हैं। UPOR योजना के तहत बेंगलुरु शहर में 1.63 लाख ड्राफ्ट PR कार्ड और बागलकोट शहर में 20,000 ड्राफ्ट PR कार्ड बनाए गए हैं। कर्नाटक सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू कर रही है। कुल 75.76 लाख लाभार्थियों को मासिक पेंशन सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 9,483 करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है। विभिन्न मासिक पेंशन योजनाओं की राशि संशोधित कर क्रियान्वित की गई है, जिसके लिए 1,534 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है। मने भागीलिंगे माशासना अभियान के तहत 65,000 हितग्राहियों को स्वयं प्रेरित पेंशन स्वीकृत की गई है। 3.84 लाख मृत प्रवासी अपात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनकी पेंशन बंद की गई है, जिससे 461 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है। वर्ष 2022-23 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए फसल नुकसान के लिए 14.63 लाख किसानों को मेरी सरकार द्वारा 2,031 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। SDRF द्वारा निर्धारित मुआवजे के साथ अतिरिक्त मुआवजा राज्य सरकार के खजाने से दिया जाता है। सरकार ने तस्तिक भत्ता 48,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों की सुविधा के लिए एकीकृत मंदिर प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। कर्नाटक राज्य से काशी यात्रा करने के लिए 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तीर्थ क्षेत्र यात्रा के लिए रेल विभाग के साथ मिलकर भारत गौरव परियोजना प्रारंभ की गई है। मेरी सरकार लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों का विकास करके सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्थित सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसार सड़क और पुल योजना के तहत नवीन कार्यों के लिए 5,140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 2,275 किलोमीटर लंबी राज्य राजमार्ग सड़कों का सुधार, 165 करोड़ रुपए की लागत से सड़क सुरक्षा कार्य, 440 करोड़ रुपए की लागत से 1,008 किलोमीटर लंबी राज्यमार्ग सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम बंधु सेतु परियोजना के तहत 1,411 फुट क्रॉसिंग का निर्माण किया गया है। मेरी सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की है। इसके एक हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और तुमकुर जिलों में 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और 367 झीलों को भरने के लिए भद्रा अपर बैंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना की मान्यता देकर इसके लिए 5,300 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। कृष्णा अपर बैंक परियोजना फेज 3 के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एट्टीना होल एकीकृत पेयजल परियोजना के तहत हासन, चिकमगलूर, तुमकुर, बेंगलुरु ग्रामीण
रामनगर, चिकबल्लापुर, कोलार जिलों की 527 झीलों को भरा जाएगा। केंद्रीय जल आयोग ने कलसा बंडूरा नाला डायवर्जन परियोजनाओं लिफ्ट योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। मेरी सरकार ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर बांध बनाने के लिए पश्चिमी नहर परियोजना के तहत पिछले 3.5 वर्षों में 1506 करोड़ रुपए की लागत से कुल 473 करोड़ कार्य करने की स्वीकृति दी है। राज्य के तटीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के लिए खार भूमि बांधों के निर्माण और लवणता प्रभावित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है तथा 2187 करोड़ रुपए की लागत से एटा सिंचाई परियोजना के माध्यम से झीलों में पानी भरने के कार्यों को करने की स्वीकृति प्रदान की है। मेरी सरकार ने प्रदेश में पहली बार विकास गतिविधियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ग्रीन बजट तैयार किया है, जिसके तहत कई उपाय किए गए हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं और इसे कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वन्य जीवों के कारण होने वाली जान माल की हानि, अपंगता और संपत्ति के नुकसान के मुआवजे को संशोधित कर बढ़ाया गया है। वन्य जीवों से मानव जीवन के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। मेरी सरकार द्वारा 9,94,881.11 हेक्टेयर डीम्ड वन के रूप में चिन्हित भूमि में से केवल 3,30,186.93 हेक्टेयर भूमि को डीम्ड वन के रूप में अधिसूचित की गई है। उपलब्ध शेष भूमि को डीम्ड वन भूमि से हटा दिया गया है। मेरी सरकार ने कर्नाटक लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2011 की धारा 2D को संशोधित करके भूमि शब्द को परिभाषित कर BBMP क्षेत्र में इसकी सीमा को 18 किलोमीटर तक, महानगर पालिकाओं में 10 किलोमीटर तक और नगर परिषदों में 5 किलोमीटर तक एवं नगर पंचायतों में 3 किलोमीटर तक की सीमा में आगे वाली सरकारी भूमि तक सीमित कर दिया गया है तथा शेष क्षेत्र में सरकारी भूमि को इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है। कर्नाटक राज्य अपनी प्रगतिशील जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाएं और कार्यक्रम अन्य राज्यों के लिए मॉडल है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि विधानमंडल के माननीय सदस्य अपनी रचनात्मक, गुणात्मक और व्यापक बहस में भाग लेकर राज्य को और आगे ले जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन सदनों में होने वाली चर्चा देश के उज्जवल भविष्य का द्योतक बने और नव कर्नाटक के निर्माण में योगदान देगी। जय हिंद, जय कर्नाटक।